हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 275 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपने फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, फोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 275 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 28 फरवरी 2026 से 23 मार्च 2026 के बीच में अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बी.टेक, MBA, MCA, CA डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। किस स्केल की पोस्ट के लिए क्या आपकी मैक्सिमम आयु सीमा है। जनरल, OBC, EWS के लिए 850 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 175, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। इन नेम्स के अकॉर्डिंग जो आप नेम प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करें और यहाँ पर इस कॉलम में उसका डोमेन सेलेक्ट करें। जिस डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है उसे एक बार फिर से आप कंप्लीट एंटर करके कंफर्म कर लें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज, यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। उसके लिए आपको ये कैप्चा कोड पहले यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है। आपके फोटो और सिग्नेचर के लिए भी आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर उसका साइज 20 KB से
50 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपकी ये फाइल होनी चाहिए। और फिर जब आप अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे उस समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फ़ोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं, कोई चेहरे पर आपको अपना सनग्लासेस वगैरह नहीं पहनने हैं। और जिस स्थान पर आप अपना फ़ोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। और सिग्नेचर आपके यहाँ पर 10 केबी से 20 केबी के बीच में होने चाहिए। 140x60 उनकी डायमेंशन रखी गई है। एक वाइट पेपर पर आपको ब्लैक इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने होंगे। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। उसके लिए आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ब्राउज के, और फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। ये आप दो तरह से कर सकते हैं। आप अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर अपना फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप कैप्चर फ़ोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। या फिर गाइड आप यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के क्यूआर कोड रीडर के किसी भी ऐप से स्कैन करें, आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करते हुए आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी यहाँ पर अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। इस तरह से यहाँ पर अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर की किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, जनरल एआई या फिर आईटी ऑफिसर या फिर रिस्क मैनेजर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। उसके बाद आप स्केल सेलेक्ट करें, उस पोस्ट के किस स्केल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। गाइड यहाँ पर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये आगे की डिटेल्स आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ितों के फैमिली मेंबर हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन या फिर कमीशन्ड ऑफिसर कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर सर्विस के पीरियड आप मंथ में एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं आप। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर अपना PF नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। तो फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, अपना स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये चेकबॉक्स ओके करना है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है एग्जाम टाइम के दौरान आप अपनी कौन सा ID प्रूफ शो करेंगे। यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर लें, जो भी ID प्रूफ आपके पास है उसका नंबर यहाँ पर फिर आपको एंटर करना होगा। यहाँ पर उसका नंबर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी लिंक्ड IN पर ID है। अगर है तो उसका URL यहाँ पर आप डालेंगे। गिटहब पर भी आपकी ID है तो उसका URL भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर अदर। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर उनका नाम आप देंगे और जेंडर सेलेक्ट करेंगे। नो ऑप्शन करते हैं तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल कर दी जाएंगे। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर विडो। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर देंगे। इस तरह से आपको डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें।
फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करना है। आप जिस एड्रेस पर इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड कराई है उन्हें वैलिडेट कर लेना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर हम आपको सेंट्रल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर आपके पास एमसीए पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पर साथ ही साथ आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप स्केल सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आईटी प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट या फिर डेवलपमेंट या फिर इम्प्लीमेंटेशन में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आप स्केल फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन या फिर मेंटेनेंस, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल ऑफिसर नोटिफिकेशन में दी गई है। यहाँ से आप चेकआउट करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी बीटेक डिग्री किस में की है, कंप्यूटर साइंस में या फिर एप्लीकेशन में या फिर जिस भी स्ट्रीम में आपने की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ये क्वालिफिकेशन पास आउट की है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या था आपका, फुल टाइम होना चाहिए। यहाँ पर आपकी डिग्री फुल टाइम रेगुलर होनी चाहिए। पासिंग डेट आपको सेलेक्ट करनी है, कब आपने ये डिग्री पास आउट की है, कितने परसेंटेज मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य डिग्री या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर आईटी प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट या फिर डेवलपमेंट या फिर इम्प्लीमेंटेशन में। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं अगर उस पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करनी है, किस डेट से किस डेट तक आप कार्यरत थे या फिर कार्यरत हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर मंथ्स में आपको आपका एक्सपीरियंस शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है और अगर किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। मोस्टली यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, इसमें आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है और उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल देंगे अपनी लैंग्वेजेस की, अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और
हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसका साइज यहाँ पर 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। फाइल का डायमेंशन उसकी 240 इंटू 240 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो भी यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 इंटू 400 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर उसका साइज फाइल का 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो। और यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 850 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप एससी एसटी पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 175 रुपये फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइज अब आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर वॉलेट या फिर यूपीआई क्यूआर कोड के इस माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी रहेगा। आप यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट ऑफिसर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।